हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमपी जुडिशरी। ओके, एक्ट नंबर 41 है 1961 का और सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे 1 to 11। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 एक्ट नंबर पूछ लिया जाता है तो इट इज़ एक्ट नंबर 41 ऑफ 1961। प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 दिसंबर 1961 में और फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था एमपी गैजेट में ऑन 30 दिसंबर 1961। टोटल चैप्टर्स इसमें 7 है, सेक्शंस 51 है और शेड्यूल्स 2 हैं। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो जो सेक्शन 1 है हमारा वो हमारी बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। अच्छा, हमने स्लाइड्स में सिर्फ वही डिस्कस किया है विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच इज़ रेलेवेंट। ओके, तो सेक्शन 1 आपकी बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। तो शॉर्ट टाइटल इट इज़ मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट कंट्रोल एक्ट 1961। कहाँ अब तक ये एक्सटेंड करता है? तो होल ऑफ मध्य प्रदेश। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें विच इज़ अ डेफिनेशन क्लॉज विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ए एकोमोडेशन के बारे में, क्योंकि आपसे पूछा जाता है एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में क्या एग्रीकल्चरल लैंड एकोमोडेशन में काउंट होती है या नहीं होती है। तो एग्रीकल्चरल लैंड कभी भी एकोमोडेशन में काउंट नहीं होती है। एकोमोडेशन में आपका जो काउंट होता है, जो इंक्लूड होता है, पूरी बिल्डिंग या एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वेदर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल इंक्लूड्स गार्डन, ग्राउंड, गैरेज और आउट हाउस। इफ़ एनी अपार्टमेंट ऑफ सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, या उसके साथ में कोई भी फिटिंग है अफिक्स विद द बिल्डिंग और द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। देन इसके बाद कोई अगर फर्नीचर है जो लैंडलॉर्ड ने दिया है, दैट इज़ ऑल्सो अ एकोमोडेशन। बी में आपका लैंडलॉर्ड डिफाइंड है। सी में लॉफुल इंक्रीज, जो स्टैंडर्ड रेंट है उसमें जब लॉफुल जब इंक्रीज होता है, रेंट में जब आप इंक्रीमेंट करते हैं, दैट इज लॉफुल इंक्रीज। लीज, लीज में इंक्लूड करता है सब लीज को भी। मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार ऑप्शंस दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन मेंबर ऑफ द फैमिली होंगे और कौन नहीं होंगे। तो मेंबर ऑफ द फैमिली में कौन कौन है? स्पाउस, सन, अनमैरिड डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, पेरेंटल अंकल्स वाइफ और विडो, और ब्रदर्स सन, अनमैरिड डॉटर लिविंग जॉइंटली विथ और एनी अदर रिलेशन डिपेंडेंट ऑन हिम। तो ये सारे कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और ये डिफाइंड है 2 के ई में। नेक्स्ट इज रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, जो सेक्शन 28 में है। ऑफिसर जो वहाँ पे अपॉइंट होता है, दैट इज रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जी बात करता है रिपील्ड एक्ट के बारे में। एच बात करता है स्टैंडर्ड रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आई आपकी बात करता है टेनेंट के बारे में। ओके, सेक्शन 3 आपकी बात करता है कि ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, किस एकोमोडेशन में अप्लाई नहीं करेगा। तो ये अप्लाई नहीं करेगा आपकी किसी भी प्रॉपर्टी जो किसकी है, एकोमोडेशन किसका है, गवर्नमेंट का है या किसी लोकल अथॉरिटी का है, तो वहाँ पे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। चैप्टर 2 बात करता है रिगार्डिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द रेंट। तो सेक्शन 4 आपकी बात करता है प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नॉट अप्लाई टू द सर्टेन एकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये चैप्टर अप्लाई नहीं करेगा। वो स्पेसिफाइड पीरियड है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने अलग कलर में कर दिया है, तो फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपको ये 5 ईयर्स का ड्यूरेशन याद रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 5 जो बात करता है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। ये सिर्फ सेक्शन नंबर आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 6 आपकी बात करता है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। मतलब अनलॉफुल चार्जेस का मतलब ये हो गया कि एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नहीं करना है, तो कोई भी पर्सन क्लेम नहीं करेगा, ना ही रिसीव करेगा कोई भी रेंट अदर देन द स्टैंडर्ड रेंट। ठीक। 7 आपकी बात करता है स्टैंडर्ड रेंट के बारे में। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है कि अगर कोई भी एकोमोडेशन हमेशा इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड रेंट हम किसके उसमें मांगेंगे? एकोमोडेशन के बिहाफ में। तो कोई भी एकोमोडेशन जिसको लेट आउट किया गया है ऑन और बिफोर 1 जनवरी 1948। ठीक, पहला कंडीशन हमारी क्या बात कर रहा है? जब हमने लेट आउट किया 1 जनवरी या 1 जनवरी से पहले 1948 में,
तो जो भी रीजनेबल एनुअल रेंट ऑफ फेयर रेंट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड, कोई भी रेंट फिक्स्ड नहीं है, द रेंट ऑफ दैट अकोमोडेशन एज शोन इन द म्युनिसिपल असेंबली रजिस्टर or as far released on the 1st January 1948 whichever is less। मतलब 1 जनवरी 1948 से पहले या उस दिन तक जो रेंट है, एनुअल रेंट जो रीजनेबली कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है, तो उसको हम कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो जो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर होगा उसमें जो रेंट लिखा होगा वो होगा, या जो भी रियलाइज़ किया गया है 1 जन से पहले तक में या 1 जन को, तो जो भी कम होगा सिर्फ हम उसी को क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे। अब ये तो कम उस दिन की बात होगी। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड बात करता है एकोमोडेशन वॉज नॉट लेट आउट ऑन और बिफोर 1 जन 1948। अब तक तो ये बात हो रही थी ऑन 1 जन या बिफोर 1 जन। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अभी लेट आउट नहीं किया है, 1 जन आ गई है, हमने लेट आउट नहीं किया, ना उससे पहले किया ना अभी किया है। तो जो रेंट है एज शोन इन द म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर, ठीक है, जो भी म्युनिसिपल रजिस्टर असेसमेंट रजिस्टर में जो रेंट होगा या जो रियलाइज़ किया गया है ऑन द 1st ऑफ जन, जो भी लेस होगा वही माना जाएगा। अब उसमें आता है इंक्रीज़। जब इंक्रीज़ करने की बात आती है तो जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है या एकोमोडेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस, जैसे कोचिंग वगैरह के लिए हो गया, तो उसमें कितने % का हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, 35% का, ठीक। अदर एकोमोडेशन के लिए हम बात करें तो 70% का। इन केस द टेनेंट इज़ नॉट लाइबल टू पे द म्युनिसिपल टैक्स, वो लाइबल नहीं है, तो देयर हैज़ बीन एनी इंक्रीज इन द म्युनिसिपल टैक्स सब्सिक्वेंट ऑन द 1st जनवरी, 1st डे ऑफ द जनवरी 1948, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि भाई कहाँ से आपको पता चलेगा, किस डेट से कैलकुलेट करना है, तो 1st डे ऑफ जनवरी 1948। कहाँ से आपको रेंट के बारे में पता चलेगा, तो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर से पता चलेगा। अगर रेजिडेंशियल है या एजुकेशनल पर्पस से है तो कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, 35% इंक्रीज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट है तो 70% इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन केसेस एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉफुल इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो लॉफुल इंक्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने क्या किया है, एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट कमेंस होने से पहले, विथ और विदाउट अप्रूवल ऑफ द टेनेंट और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, भाई ये एक्ट कमेंस होने से पहले तो इसने क्या किया कि टेनेंट से अप्रूवल नहीं लिया या अप्रूवल ले लिया, उसके बाद कमेंसमेंट हो गया इस एक्ट का विद द रिटन अप्रूवल ऑफ द टेनेंट और ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। किसकी अप्रूवल लेगा, टेनेंट की लेगा लैंडलॉर्ड, और सेकेंडली रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से लेगा। incurred expenditure of any improvement, addition, structural alteration in the accommodation not being the expenditure on decoration or tenantable repairs necessary, ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। मेन आपका ये है कि लैंडलॉर्ड में लॉफुली इंक्रीज द स्टैंडर्ड पर ईयर बाय द अमाउंट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द रेंट पेएबल। कितना इंक्रीज वो कर सकते हैं स्टैंडर्ड रेंट में पर ईयर, नॉट एक्सीडिंग 10%, ठीक। जो भी रेंट है उसका 10% से ज़्यादा ये नहीं कर सकते, मेन आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट। अब हमने नोटिस कर लिया, रेंट हमने इंक्रीज़ किया, तो अब हम क्या करेंगे, नोटिस देंगे। किसको देंगे, भाई लैंडलॉर्ड चाहता है, उसकी इंटेंशन है कि इंक्रीज़ हो जाए, जो हमारा एकोमोडेशन का रेंट है वो इंक्रीज़ होगा, तो वो क्या करेगा, एक रिटन नोटिस देगा। किसको, टेनेंट को नोटिस देगा, और उसमें टेनेंसी का जो पीरियड होगा वो 30 डेज़ का होगा, ठीक है। तो मेन आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। सेक्शन 10 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 में आपकी बात की जाती है कि जहाँ पे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या कर रही है, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रही है। अभी तक लैंडलॉर्ड फिक्स कर रहा था, अब कौन फिक्स कर रहा है, अब फिक्स कर रहा है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स द स्टैंडर्ड रेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो फिक्स करेगी अमाउंट। तो
तो यहाँ पे लॉफुली सबलेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेंट है ऑफ द एकोमोडेशन पार्ट ऑफ विच हैज़ बीन लॉफुली सबलेट, द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में ऑल्सो फिक्स द स्टैंडर्ड रेट ऑफ द सबलेट पार्ट। मतलब हमने रेंट पे दिया और उस रेंट पे भी रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पे सबलेट पार्ट के लिए भी ये करेंगे। और सबसेक्शन 4 आपकी बात करता है नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेंट, भाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं सेक्शन 7 और 8 के अंतर्गत, तो यहाँ पे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिक्स करेगा। एंड रीजनेबली होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन है, लोकेलिटी एंड कंडीशंस ऑफ द एकोमोडेशन और जो भी एमिनिटीज़ हम साथ में दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिक्स करेगा स्टैंडर्ड रेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेंट होगा शैल बी फिक्स्ड फॉर द टेनेंसी ऑफ 12 मंथ्स। कितने दिन के लिए किया, कितने महीने के लिए फिक्स किया जाएगा? 12 महीने के लिए किया जाएगा। जो फिक्सिंग ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट है एकोमोडेशन का, अंडर दिस सेक्शन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो फिक्स करेगा अनफर्निश्ड स्टेट के लिए। अनफर्निश्ड स्टेट के लिए भी कर सकता है एंड एडिशनल चार्जेस वो इंकर कर सकते हैं। अगर कोई लैंडलॉर्ड ने फर्नीचर दे दिया है तो उसके लिए वो एडिशनल चार्जेस लगाएंगे। नेक्स्ट सबसेक्शन 7 आपकी बात करता है कि फिक्सिंग जो हो रही है स्टैंडर्ड रेंट की बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो जो डेट है वो डेट भी स्पेसिफाई करेंगे फ्रॉम विच द स्टैंडर्ड रेंट हैज़ बीन विल कम टू डीम टू बी कम इन इफेक्ट। ठीक है। 11 आपकी बात करता है फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। इंटरिम रेंट की बात अगर करें कि भाई एप्लीकेशन दी गई है फिक्सिंग, आप स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कराइए, किसको? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, अंडर सेक्शन 10। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई एप्लीकेशन दे दी, किस चीज़ के लिए? स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करो या डिटरमाइनिंग द लॉफुल इंक्रीज ऑफ सच रेंट, या हमें इंक्रीज करना है, आप वो लॉफुल इंक्रीज हमको बता दीजिए कितना कर सकते हैं। किसके सामने पेंडिंग है? रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के सामने। फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो जो अमाउंट होगा यहाँ पे क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ इंटरिम रेंट। जो इंटरिम रेंट होगा, अभी फाइनल डिसीजन डिस्पोजल पे है, वो अभी डिसाइड नहीं किया स्टैंडर्ड रेंट या एडिशनल चार्जेस, उस बीच में थोड़ा बहुत इंटरिम रेंट के लिए हम बीच में रेंट हम इंकर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरिम रेंट। Thank you so much. This was all about the section 1 to 11 of MP Accommodation Control Act 1961. Stay tuned for the next lecture and do subscribe our channel, hit the like button if you like it, and thank you so much.